नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव, तो वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में टूटी भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अमर्यादित टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान। मामले में बीजेपी ने दर्ज की शिकायत। भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। किसानों के चौमुखी विकास और कृषि आधारित निर्यात को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का मकसद है। भाजपा ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की लगातार हो रही चुनावी हार पर कसा तंज। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। तो प्रधानमंत्री का यह संबोधन हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ रुपए की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से भी अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। और अब बात करेंगे डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इसी कड़ी में आज बात एक संवेदनशील कवि, विचारक और लेखक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी रचनाएं उनके संवेदनशील, बौद्धिक और भावुक व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। एक तरफ वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साहित्य और कविता से उनका जुड़ाव उन्हें एक अनोखा नेता बनाता है। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा। ये लाइनें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी
ओजस्वी भाषण के जरिए ही दुनिया को अपना दीवाना बना लेते हैं। अपने कवि हृदय से निकली कविताओं से भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक गहन विचारक, लेखक और कवि भी हैं। उनकी लेखनी में भारतीय संस्कृति, युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि झलकती है। लेखक और विचारक के रूप में मोदी जी ने शिक्षा, पर्यावरण, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अनेक लेख और पुस्तकों की रचना की है। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शिका है। 2018 में प्रकाशित यह पुस्तक परीक्षा के तनाव को कम करने और जीवन में सफलता पाने के 25 मंत्र देती है। एग्जाम वॉरियर्स अगर आप देखें, उसका पहला चैप्टर क्या कहता है कि बच्चों, परीक्षा से आतंकित मन होना, आक्रांत मत होना। जैसे फेस्टिवल मनाते हो दिवाली, दशहरा, वैसे ही परीक्षा है। परीक्षा का टेंशन छात्र ना ले, पेरेंट्स और टीचर्स ना दे, इसके लिए एक अच्छा किताब बनाया है। तो मुझे तो पहले आश्चर्य लगा कि एक प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री परीक्षा पे नहीं लिखा है किसी ने। नरेंद्र मोदी की कविताएं उनकी आध्यात्मिकता, देशभक्ति और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। आपातकाल के दौरान युवाओं को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी ने एक जोशीली कविता पढ़ी थी। टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। नरेंद्र मोदी की पुस्तक ज्योतिपुंज आरएसएस नेताओं के व्यक्तित्व, कृतित्व से परिचय कराती है। ज्योतिपुंज की जो किताब का लोकार्पण हुआ था, उस समय माननीय मोहन भागवत जी भी मंच पे थे और आदरणीय नरेंद्र भाई भी उस मंच पे थे। और रोहित, मेरे वो जो सभागार था खचाखच भरा पड़ा था और वो आम जनता नहीं थी, एक एक व्यक्ति अपने आप में एक एक संस्था था उस ऑडिटोरियम में। और ज्योतिपुंज जो है प्रचारकों को समर्पित की गई किताब थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषणों में भी कविता के माध्यम से राष्ट्र और युवा शक्ति को प्रेरित किया है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये एक विशेष व्यक्तित्व आपने इसकी रिपोर्ट देखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित और नशा मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। तो प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बैनर तले स्वयंसेवी संस्था विशालाक्षी फाउंडेशन ने नशा मुक्त भारत अभियान को पूरा करने के लिए कश्मीरी गेट से दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी तक की पदयात्रा की। इस पदयात्रा में नशा भारत, नशा मुक्त युवा के उद्घोष में दिल्ली विश्वविद्यालय के 5000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और नशा मुक्त भारत के जय घोष को बुलंद किया। खेल मंत्रालय के इस अभियान को 21 सितंबर 2025 यानी कि आज के दिन देश के 123 संस्थाओं ने पूरे देश भर में 1700 से भी अधिक स्थानों पर कार्यक्रम किए और विकसित भारत, नशा मुक्त युवा बनाने का संकल्प लिया। 123 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस को चूज किया है एक अभियान के लिए जिसका नाम है नशा मुक्त युवा फॉर अ विकसित भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, जो 2047 तक पूरा करना है। इस कड़ी में हमारे युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से आज एक प्रयास ये हो रहा है। आज 123 संगठन, 123 संस्थाएं पूरे भारत में 1700 अलग अलग लोकेशन पे 1700 इवेंट कर रहे हैं नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के लिए। और अब बात सच से सामना की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कुछ हिंदी समाचार चैनलों को ज्यादा उर्दू शब्दों के इस्तेमाल के लिए नोटिस भेजा है। चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इस सोशल मीडिया पोस्ट का फैक्ट चेक किया, जिसमें यह दावा गलत साबित हुआ है।
पीआईबी ने बताया कि इस पोस्ट में कही गई बातें गलत हैं और भ्रामक हैं। पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक दर्शक की शिकायत से संबंधित नोटिस चैनलों को भेजी है और चैनलों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई से अवगत कराएं और संबंधित नियमों के अनुसार मंत्रालय को भी सूचित करें। सरकार ने किसी एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर चैनलों को नोटिस भेजा है, न कि उर्दू के इस्तेमाल के लिए। खबर बिहार से, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर तरफ चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज, फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। और अब आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में भी एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सुपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे, जो जेन जी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है, युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। अमित मालवीय ने आगे कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा अब निकलने लगी है। ताजा मामला इस मुद्दे पर उनके सलाहकार रहे योगेंद्र यादव का है। तो भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगेंद्र यादव की एक वीडियो डालकर लिखा, सच सामने आ गया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाइए, शपथ पत्र दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता अमित मालवीय ने वोट चोरी के आरोप पर सियासत कर रहे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर सच कह दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि वोट चोरी का पूरा अभियान बिना किसी सबूत के है। अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मकसद सिर्फ शक पैदा करना, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना और राहुल गांधी को अच्छा दिखाना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की ओर से नेता प्रतिपक्ष से बार बार इस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा गया है, जिसे अब तक कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को भी अमित मालवीय ने एक बार फिर उठाया है। वो पोस्ट में लिखते हैं कि इसलिए हैरानी नहीं है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज करने या कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वोट चोरी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं, अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाजी वाली राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए।
अगली खबर, कृषि को हमारी सभ्यता की आत्मा बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चावल हमारे किसानों का गर्व है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस साल 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है BIRC 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। यह दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा, जिसमें किसान, वैश्विक खरीदार और विभिन्न हितधारक एक ही मंच पर एकत्र होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह आयोजन भारत की चावल विविधता और गुणवत्ता मानकों का प्रतीक बनेगा। साथ ही यह व्यवसाय से व्यवसाय संबंधों को भी और मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को 2 गुना करने की दिशा में यह सम्मेलन एक अहम भूमिका निभाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों का हित किसी भी व्यापारिक समझौते में सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। Agriculture has always been the soul of our civilization. The BIRC 2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event with farmers, global buyers, and stakeholders brought together under one roof, is being held at the Bharat Mandapam on October 30th and 31st this year. I am sure this will also accelerate our vision to double agri and agri-based exports in the next 5 years. और अब अगली खबर, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने इसे मलयालम फिल्म उद्योग को समर्पित किया है। अभिनेता मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार को अपने जीवन का सबसे महान क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे मलयालम सिनेमा की कला, विरासत और संघर्ष का प्रतीक है। मोहनलाल ने मलयालम फिल्म उद्योग के तमाम कलाकारों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। A deep sense of humility and with a gratitude I accept this award. And as you said, this is an award for the Malayalam film industry. This is for its legacy, it's for its artistry. It's a great moment for us. I believe this is one of the greatest moments in my life. I never thought about this. And thank you very much for the jury and for the government to select me. And I am just dedicating this award to the Malayalam industry, to each and everyone who worked with me, who shaped me, and all the artists, all the directors, all my colleagues, and also my family, my parents. असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी में प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ रहा है। जुबिन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी अपने पसंदीदा गायक के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जहां इनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इससे पहले शनिवार की आधी रात को उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली लाया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जुबिन के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने चहेते गायक के अंतिम दर्शन के लिए लोग बेताब नजर आए। राज्य सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है और पूरे प्रदेश में जुबिन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी की फिल्म फुल प्लेट बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में धूम मचा रही है। महोत्सव में तनिष्ठा को उभरते फिल्मकार के रूप में सम्मानित भी किया गया। तनिष्ठा और फिल्म के मुख्य अभिनेता शारिब हाशमी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में भारतीय सिनेमा की बढ़ती वैश्विक मौजूदगी की सराहना की है। फेस्टिवल में इस बार भारत बहुत ही दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक से बढ़कर एक फिल्में यहाँ पर स्क्रीन होंगी। उसमें एक बहुत ही खास फिल्म है फुल प्लेट। हमारे साथ है फिल्म की निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी और शारिब को किसी
ना पहचान के मोहताज नहीं, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तनिष्ठा, सबसे पहले बताइए कि बुसान में आपकी फिल्म स्क्रीन हो रही है, बहुत ही खास है, आपका निर्देशन है इस फिल्म में और काफी मुश्किल भी रही है फिल्म आपके लिए। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये मेरी दूसरी फिल्म है जो बुसान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है और हम स्क्रीन कर रहे हैं। और परसों रात को हमें विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला फुल प्लेट के लिए, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शारिब जो मेरी फिल्म के वन ऑफ द लीड एक्टर्स हैं वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस स्पेशल मोमेंट में हम लोग ये एक साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी कुछ ही घंटों में हमारी सेकंड स्क्रीनिंग है और वो फुल्ली सोल्ड है, तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार हमें टिकट्स दे दो। शारिब, थोड़ा सा फुल प्लेट के बारे में बताइए, किस तरह से आपको लगता है कि एक ऑडियंस के साथ एक वो कॉर्ड वो जो है वो स्ट्राइक करती हुई नजर आ? मतलब ये हर स्ट्रेटा को कनेक्ट करती, चाहे वो जब वो हाई सोसाइटी वाले हैं वो भी अपने आप को इसमें देखेंगे, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले हैं वो भी इस फिल्म में अपने आप को इससे रिलेट करेंगे, जो हाउस हेल्प्स हैं वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे। और ये तो मोटा मोटा हो गया, उसके अलावा बहुत सारे लेयर्स हैं फिल्म में। तनिष्ठा, इस वक्त आप कई मंचों पर जंग लड़ रही हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह की फिल्म करना और आना, लोगों से मिलना, ये कितना मुश्किल है और कितना अच्छा भी लग रहा है, कितना मज़ा भी आ रहा है? हाँ, मतलब मुझे चाहिए ये, आई थिंक मतलब मुश्किल तो बहुत रहा है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। लेकिन आज जब हम इस मंच पे हैं और पूरी टीम को जो प्रोत्साहन मिली है इस अवार्ड से, आई थिंक इट्स जस्ट वर्थ इट। वो मुझे उससे बहुत एनर्जी मिल रही है, आई जस्ट फील अलाइव अगेन। आज भारतीय फिल्में हर मंच पर विभिन्न, हम देख रहे हैं विभिन्न फिल्म महोत्सवों में अपनी जगह बना रही हैं, जो एक कंटेंट क्रिएटिंग को लेकर जिस तरह का एक रेवोल्यूशन इस वक्त हम देख रहे हैं, फ्रॉम द बिग स्क्रीन टू दी OTT, यानी कि जिस तरह से PM मोदी ने कहा कि आज कंटेंट बहुत बड़ा हो गया है, भले ही स्क्रीन आपकी बहुत छोटी होगी। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप उस न्यू वेव का भी हिस्सा हैं, बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर OTT पे सब जगह धमाल मचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, ये हम मेरे ख्याल से बहुत ही इस वक्त जो दौर है वो क्रिएटिव लोगों के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत ही सुनहरा दौर है ये इस वक्त, क्योंकि हम सबको मौका मिल रहा है काम करने का, अच्छी कहानियाँ कहने का, अलग कहानियाँ कहने का जो पहले नहीं कही जाती थी। तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ हुई है इंडियन सिनेमा के लिए भी, भारतीय पूरे मतलब मेरे ख्याल से तो ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और हम पूरी दुनिया में अपना नाम पहुंचा पा रहे हैं, अपना काम दिखा पा रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और बुसान फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग की जा रही है और यहाँ पर फुल प्लेट की स्क्रीनिंग बिल्कुल हाउसफुल है। तनिष्ठा टैटर्जी भी बहुत खुश है और यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय कलाकार, भारतीय फिल्म मेकर्स इसी तरह से बहुत ही मजबूती से अपना धमाल यहाँ पर मचाते रहे। कैमरा पर्सन शिवा के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज के लिए बुसान से। अगली खबर गुजरात से, जहां स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अहमदाबाद में नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाने के बाद इसमें भाग लिया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ये यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाई वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने और उसके बाद इसमें हिस्सा लिया। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली में कारोबार करना अब आसान। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया। पुलिस लाइसेंस का झंझट खत्म। 65 ग्रीन इंडस्ट्रीज की मंजूरी सिर्फ 20 दिन में। सिंगल विंडो से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया। 8 लाख व्यापारियों को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर PM की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक।
गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भाजपा के नेता बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की जनरेशन जी एबीवीपी के साथ है। यह क्लीन स्वीप हैदराबाद विश्वविद्यालय में जनरेशन जी द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में रखे गए विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय तक हर जीत के साथ हर कैंपस में भगवा लहर गति को जनादेश में बदल रही है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डेली न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।